हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज जो है हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के जो है अगले सीरीज यानी कि अगले वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े देश यानी कि रशिया की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि नया वर्ष जो है आपका वो सफलताओं का वर्ष हो और आप सब सक्सेस हो लाइफ में। आप सबके सपने जो है अब सपने न रह कर क्या हो जाए, अब आपके सामने वो आपका सपना प्रतीत हो। तो इसकी शुभकामनाएं के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रशिया की क्रांति हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है और रशिया की क्रांति में जो खूनी रविवार सबसे प्रमुख क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रशिया जो है ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था और स्टिल है भी, जबकि इसकी जो है 15 टुकड़े हो चुके हैं। यूएसएसआर के कितने 15 देश अलग हो चुके हैं रशिया से, फिर भी स्टिल अभी क्या है यहाँ पे जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसके साथ जो अगर मैं दूसरी बात आपको इसका इंपॉर्टेंट बता दूं, तो दूसरी बात जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया का सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा देश का जो एरिया है वो कहाँ आता है, एशिया में आता है। लेकिन फिर भी जो है एशिया का काउंट जो है कि रशिया का जो है वो हम एशिया के देशों में उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो आप सबके मन में रीज़न आया कि सबसे बड़ा पोर्शन जब रशिया में आता तो क्यों नहीं करते, बिकॉज कि उसकी राजधानी क्या है, मॉस्को। और राजधानी मॉस्को होने की वजह से वो किस कंट्री में चली आती है, यूरोप की कंट्री में चली आती है, क्योंकि उसकी राजधानी वाला जो एरिया है वो कहां पर है, वो मॉस्को में है। ये सब आप मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये कौन सा है, रशिया है। और इस रशिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो मॉस्को कुछ यहाँ पे और यूरोप वाले एरिया में आ जाता है, जिसकी वजह से ये इसका 90% एरिया जो है रशिया में एशिया में होने के बावजूद भी ये यूरोपीय कंट्री में आता है। इज इट क्लियर राइट नाउ? तो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक, जो हमारा रशिया की क्रांति, रूस की क्रांति है, जिसमें मूव करते हैं और फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले बाकी लेक्चरों की तरह मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के बाद जो है मैं एग्जाम वाले पॉइंट पे आऊंगा, ताकि कहानी आपको डायरेक्टली याद हो, आपको अलग से रटने पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आप सब ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी देश रशिया और यहाँ एक छोटा सा जापान आप सबको विजिबल होगा, होप ये विजिबल होगा। यहाँ जापान और ये रशिया विजिबल होगा। तो जापान ने क्या करा था कि जापान इस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और इसके ये वाले एरिया में जो ये, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का ये वाला एरिया दिख रहा होगा आपको, होप ये क्लियर दिख रहा होगा, मंचूरिया वाला जो एरिया है चाइना का। और इसी के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है रशिया का, उस पे जापान ने क्या किया, कब्जा कर लिया। जापान भाई साहब बहुत ही स्ट्रांग कंट्री हुआ करता था। अगर जैसे कि देखिए, अगर वहाँ पे जापान को पे अगर परमाणु बम हमला नहीं किया रहता अमेरिका, तो जापान आज कुछ और ही होता भाई साहब। और अमेरिका और जापान की लड़ाई की वजह से क्या हो गया कि अमेरिका भी कुछ पीछे गया था और जापान भी पीछे गया था। लेकिन जापान को बहुत तेजी से पीछे ढकेलने के लिए लगभग 100-150 साल पीछे किसने धकेल दिया था, अमेरिका ने ढकेल दिया था। और जापान बहुत ही स्ट्रांग कंट्री हुआ करता था और बहुत ही क्रूर भी हुआ करते थे। वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एकदम शॉर्ट में, वहाँ के राजा क्या करते थे कि लोग किसी भी व्यक्ति को अगर सजा देना होता था ना, तो पूरे व्यक्ति को क्या करते थे, पूरा यहाँ तक ऐसे ये इसका सर छोड़कर बाकी पूरा जो है पैर हाथ ये क्या करते थे, मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। और फिर इस सर पे क्या करते थे, हीट करते थे, सर पे मारते थे, इसे डंडा वगैरह लेके, हॉकी स्टिक वगैरह लेके इस पे प्रहार करते थे। अब इतना तक आदमी मिट्टी के अंदर हुआ था करता था और फेस पे क्या करते थे, उसको मारते थे। और कई बार तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे और कुत्तों को छोड़ देते थे नोच नोच के खाने के लिए। अब इस तरह की सजा जो है जापान में दी जाती थी। हालांकि ये बात की बात है, छोड़ते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे, रशिया में। तो रशिया, जापान क्या किया, रशिया पर जो यहाँ पर आक्रमण कर दिया। इसके यहाँ पे आक्रमण कर देने से, रशिया के इस वाले एरिया पे आक्रमण कर देने से क्या हो गया कि रशिया के जो राजा थे वो क्या हो गए कि ज्यादा कर वगैरह वसूलने लग गए। कर वगैरह वसूलने का मतलब है जैसे अर्थव्यवस्था खराब हो जाने की वजह से राजा क्या करता है, अत्यधिक कर लगा देता है, कर आरोपण ज्यादा कर देता है। और लोगों के बीच में क्या आती है, एक समस्या आ जाती है, कर को किस तरह से पूरा करें और अपनी पेट किस तरह से भरे। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, वहां विद्रोह किया। और लोगों को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन नाम के व्यक्ति ने किया। और वो सब के सब मिलकर क्या करे कि विंटर हाउस मतलब राजा का वहां पे घर हुआ करता था, जो हाउस हुआ करता था, वहां पर जो है एकदम नॉर्मल आंदोलन लेकर वहां पहुंचे, ताकि उनको ये बताया जा सके कि हम कई दिनों से खाना नहीं खाए हैं, हमें जो है थोड़ी सी सुविधा प्रदान की जाए, हम या भूखमरी से नहीं मर जाए। इसके लिए उन्होंने एक नॉर्मल सा आंदोलन करके राजा के विंटर हाउस में क्या किए, गए। वहां पे राजा जो है खौफ से या डर से या अपने गुस्से से, जो भी बोलिए, उन पे क्या करा कि उन सब पर गोली चलवा दी। और यही जो घटना हुई गोली चलवाने की, वहां जो लोग मरे, इसे खूनी रविवार नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये लगभग 1904 से 1905 के बीच में हुआ है। 1904 से 1905 ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट घटना। और दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना में क्या हुआ
कि जो वहाँ का राजा हुआ करता था वो राजा बहुत ही निरंकुश हुआ करता था और गलत तरीके से शासन करता था। देखिए राजशाही में हमेशा ऐसा हुआ है कि अपने लाभ के लिए लोग क्या करते थे कि इस तरह की घटनाएं करते थे। चाहे हम इंग्लैंड की क्रांति को देखें, ये फ्रांस की क्रांति को देखें, या फिर हम अमेरिका की क्रांति को देखें। हालांकि अमेरिका में तो गवर्नर वाला सिस्टम था, तो मैंने आपको बताया वहाँ भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड जो उसको अपना उपनिवेश बनाया था, जहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से शासन कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका में भी क्रांति हुई। चाहे वो बोस्टन की हो जाए या फिर ये बोस्टन चाय पार्टी की हो जाए, स्टाम्प एक्ट हो जाए, उस पर कहीं ना कहीं कर ही लगाया गया था स्टाम्प एक्ट। तो इस तरह से हम तमाम चीज़ों को देखें। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहीं अकबर को अच्छा कहा जाता है, औरंगजेब को क्रिटिसाइज किया जाता है, जबकि अकबर और औरंगजेब दोनों मुगल के थे, फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? तो एक लॉजिकल रीजन आप सब ड्रॉ कर पा रहे होंगे कि वो एक सहिष्णुता था रखता था अकबर कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी पे समान कर लगना चाहिए। लेकिन औरंगजेब इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, वो अपनी ज़रूरत के लिए अपने लाभ के लिए किसी पे कर लगाता था, जनता का ज़्यादा वो जो है प्रताड़ित करता था, जनता से ज़्यादा टैक्स लेता था। तो इसी तरह की घटना लगभग सारे देशों में हुई। सारे क्रांति में ये चीज़ देखने को मिलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं राजा के तानाशाही से। तो राजा के तानाशाही से परेशान होकर लेनिन ने क्या किया कि जनता को नेतृत्व करके और एक आंदोलन प्रारंभ किया। और 1917 में दूसरा आंदोलन हुआ किसका? ये रूस की क्रांति में दूसरा आंदोलन हमें कब देखने को मिला? 1917 को देखने को मिला। ठीक है, 1917 में क्या किया लेनिन ने, लोगों का नेतृत्व करके और वहां के जो राजा थे उन्हें बहुत ही जल्दी क्या किया, उनके शासन से हटा दिया और वहां पे लगा दिया मार्क्सवाद का सिद्धांत। अब आपके मन में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और इसी के साथ जो है ना रूस जो है वो स्वतंत्र हो गया। रूस में क्या आ गई? अब कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, साम्यवादी आ गया, मार्क्सवादी सिद्धांत आ गया। ये सारे के सारे नाम एक ही है, कम्युनिस्ट बोलिए या मार्क्सवादी बोलिए उसको, या साम्यवादी सिद्धांत बोलिए, ये तीनों एक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखा था उसका नाम ही क्या था? उसका नाम था, अगर आप सबको पता है तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट में जो है फटाफट बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता, कम्युनिस्ट फेस्टो नाम की किताब जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कम्युनिस्ट फेस्टो का मतलब ही था कि साम्यवाद। देखिए आपको एक लॉजिकल एक करेक्ट बात बताता हूं कि पूरी दुनिया, कार्ल मार्क्स जो थे वो आज अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी गोली नहीं चलाए थे, लेकिन अगर आज पूरे दुनिया में कहीं गोली चल रहा है ना तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स हैं। उनके विचार हैं, उनकी किताब है, उनकी पुस्तक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत में कम्युनिस्ट फेस्टो यानी कि साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ये साम्यवाद क्या होता है कि साम्यवाद होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी संसाधने हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब के सब किसके? सरकार के अंदर होते हैं। एक ही पार्टी होता है और वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वही हमेशा पावर में रहते हैं। बात समझ में आया? इंटरनल इलेक्शन होता है और वही हमेशा पावर में रहते हैं और उनके अंदर तमाम चीजें आते हैं, चाहे वो सड़क हो, घर हो, सेना हो, एवरीथिंग दैट्स कम अंडर अ सिंगल पर्सन। एक ही आदमी के अंदर सब कुछ आता है, सेना हो गया, सड़क हो गया, किसी विभाग हो गया। जैसे हम जो आज इनकम करते हैं या फिर हमारे जो, जैसे कि हमारे घर में कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो रोजगार में है, उन सारे रोजगार का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। आप काम कीजिए और पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपके पे स्केल के अनुसार, गवर्नमेंट आपके काम करने के अनुसार क्या करती है? आपको कुछ परसेंट देगी। लेकिन आज क्या होता है? आज जो हम अपना काम करते हैं, हमारा सैलरी जो भी हम कमाते हैं 100%, इसमें से हमारा फिक्स है कि हम 18% फलाना जीएसटी देंगे। अगर एजुकेशन जीएसटी देंगे, 2% ये देंगे, 3% देंगे, मतलब जोड़ जाड़ के हम लगभग 30, या कई जगहों पे तो एजुकेशन वाले फील्ड में देखेंगे तो लगभग, अगर आप ऑनलाइन वगैरह पढ़ा रहे हैं तो 60% आपको देना है, 40% आपको जो है ये इनकम हो गया। क्लियर है? लेकिन क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट साम्यवादी में क्या होता है, गवर्नमेंट आपका 100 का 100% ले लेगी। आप मेहनत करो, गवर्नमेंट आपको रहने के लिए घर देगी, आप जिस लेवल के एजुकेटेड हैं उस हिसाब से आपको व्यवस्था देगी, आपको रोजगार भत्ता देगी। एवरीथिंग कौन देगा? गवर्नमेंट। आपको कितना खर्च करना है पैसा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उतना पैसा आपको देगी। आने की फैसिलिटी, जाने की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, एवरीथिंग कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था को हम कम्युनिस्ट बोलते हैं, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था बोलते हैं। तो रूस इसी व्यवस्था में, देखिए भाई साहब, ये बहुत ही सक्सेस होता है, लेकिन कब? जब आपके पास पैसा हो। लेकिन जिस दिन आपके देश में पैसा घटेगा, ये गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि आप सोच के देखिए ना, आप एक नॉर्मली सोच के देखिए कि अगर आपके पास, सोचिए कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा हो गया, इसके बाद हम टाटा की, जैसे रतन टाटा के पास कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी हो गए, इन सब का पैसा अगर सोचिए कि गवर्नमेंट के पास आने लगे, एक लोकल से लोकल व्यक्ति आपके फैमिली में जो कमा रहे हैं, हमारे फैमिली में जो कमा रहे हैं, सबका पैसा अगर गवर्नमेंट लेने लग जाए और उसका 10%, 20%, 30% उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके कमाई के अनुसार वो कितना कमा के गवर्नमेंट दे रहे हैं, उन हिसाब से उनको अगर पैसा दिया जाए तो सोच के देखिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा होगा। लेकिन सुनिए, ये व्यवस्था जो है साम्यवादी व्यवस्था, ये तब तक ही अपने यहाँ प्रभावी होता है या किसी भी देश में प्रभावी होता है जब सरकार के पास पैसा होता है। सरकार के पास खूब पैसा होगा, सरकार सड़कें बनाएगी, सरकार पार्क बनाएंगे, सरकार रहने के लिए अच्छा अच्छा घर बनाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए ना,
इतना कम, हमारा बहुत ही कम पोर्शन जो है ना सरकार के अधीन होता है। जैसे देखिए गवर्नमेंट ऑफिस देख लीजिए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देख लीजिए, आप कहीं भी देखिए ना गवर्नमेंट की क्या स्थिति है, जबकि ऑल ओवर चीज़ तो गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट का जो होता है, देखिए कितना रद्दी है। हॉस्पिटल जाके देख लीजिए गवर्नमेंट का कितना रद्दी है। कोई कोई हॉस्पिटल है सेलेक्टेड चीज़ अच्छे है, लेकिन आप देखिए कितना गंदा बुरा हाल है। सड़कें को देख लीजिए, आज तो कुछ व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन गांव में सड़कों को भी देख लीजिए क्या हाल है। और यहाँ हमारे यहाँ कौन सा बड़ा अच्छा है, तो नालियों का देख लीजिए स्थिति क्या है। वो सब गवर्नमेंट के अंदर और किस स्थिति में है। लेकिन अगर यही साम्यवादी हो जाए हमारे यहाँ तो क्या हो जाएगा, काफ़ी दिक्कत हो जाएंगी। लेकिन रूस और चाइना जो है साम्यवादी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन रूस भी जो है एक बार लड़खड़ाया, और लड़खड़ाया कब, ये अराउंड 1991 में लड़खड़ाया। और रशिया जो है यूएसएसआर जो था वो 15 देशों में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये बात आपको समझ में आई। साम्यवादी समझ में आया क्या होता है। देखिए हमारा सब व्यक्ति का जो परिवार होता है, जिसमें हम दादा नाना नानी सबको लेकर एक साथ एकजुट परिवार रहते हैं, हम सब साम्यवादी को फॉलो करते हैं। कि क्या होता है कि सबका पैसा कहां जाता है, घर के एक मुखिया के पास आता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, उनको सब में दिया जाता है, खर्च किया जाता है, उसी में से क्या जाता है, सेविंग किया जाता है। तो इस तरह से साम्यवादी व्यवस्था को समझ गए होंगे आप। लेकिन चाइना दिमाग लगाया। चाइना भी साम्यवादी व्यवस्था की घटना को रूस से देख चुका था कि 1991 में क्या हो गया कि रूस बुरी तरीके से टूट चुका था। तो चाइना ने दिमाग लगाया, उसने भी कम्युनिस्ट को अपनाया, कम्युनिस्ट को पूरी तरह से अपनाया। और कम्युनिस्ट को अपनाने के साथ उसने दिमाग लगाया कि वो सब चीज़ को कम्युनिस्ट में डाल दिया, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो सड़क बनाने की व्यवस्था हो, लोगों का रोजगार से रिलेटेड हो, एवरीथिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को किस में डाल दिया, उसको डाल दिया आपको लोकतंत्र में डाल दिया। क्यों लोकतंत्र में डाला, इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं। तो चाइना ने क्या दिमाग लगाया कि चाइना अपने आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सोचा कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि बाहर की कंपनियां जो है हमारे यहां नहीं आएगी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अगर लोकतंत्र वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप बिजनेस करें, व्यापार करें, हम आपसे सिर्फ टैक्स लेंगे, बाकी सारा पैसा आपका। और लोगों को ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगा, ओपिनियन लगा। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप एक नॉर्मल मजदूर हैं और आपका सारा मजदूरी गवर्नमेंट ले रही है और कुछ परसेंट आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से रहने दे रही है, तो आप क्या सोचेंगे, क्यों ना अपना ही ऑक्यूपेशन खोला जाए। इसीलिए यही लॉजिकल रीज़न है कि आज आप अगल बगल अपने घर में, अपने कमरे में, अपने रूम में, एवरीथिंग, आप सब चीज़ को निहार के देखिए, आप पाएंगे कि 60 से 70% और मोर देन 70% चीज़ें क्या है, चाइना के बने हुए हैं। क्योंकि चाइना के छोटे छोटे व्यक्तियों ने क्या किया, अपना रोजगार शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें साम्यवादी कम्युनिस्ट से दूर जाना है, कम्युनिस्ट विचार से दूर जाना है, तो हमें अपना व्यापार करना पड़ेगा, अपना बिजनेस खोलना पड़ेगा। और एक एक छोटा चीज़, चाहे वो माइक हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, कई सारी चीजें होना, स्टैंड हो जो जिससे रिकॉर्ड करे वो हो, वायर हो, एवरीथिंग देखिए ना आप चाइना बना के भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे साम्यवादी सरकार है और साथ ही साथ क्या है, लोकतंत्र सरकार भी है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे दुनिया में, अगर हम प्रोडक्शन का अगर किसी को हब मानते हैं तो चाइना ही है आज। क्या रीजन है आप सब समझ गए कि कम्युनिस्ट साम्यवादी होने के बाद भी अपने अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रखा। चाइना की यही आइडियोलॉजी आज उसको क्या बना दी है, पूरी दुनिया में उसे क्या कर चुकी है, इतना ब्रॉड बना चुकी है, वो उसे जो है व्यापारिक केंद्र बना चुकी है। तो होप इतनी बात को आप समझेंगे। बैक होते हैं हम, फिर से आते हैं अपने रशिया वाले टॉपिक पे और देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन बातों को याद रखना है। तो होप आप ओवरऑल रशिया की कहानी समझ गए होंगे। इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, साम्यवादी से, इसलिए मैंने आपको साम्यवादी को भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। देखते हैं रूस की क्रांति दो चरणों में मैंने बताया, 1904-1905, जिसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। दूसरी 1917 में हुई। तो 1904-1905 में युद्ध में क्या हुआ था कि रूस को किसने हराया था, जापान ने हरा दिया था, और रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो गवर्नमेंट इस पर जरूर कर लगाएगा। रूस के शासक कौन था, जार। हाँ, वहां के शासक को जार कहा जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बंगाल की बात करें तो नवाब बोला जाता था। फिर अवध वगैरह में देखें, जैसे कि अकबर आया तो वो राजपूतों को राजा ही माना और खुद को बादशाह बना दिया। इस तरह से चीजें कहीं अलग अलग थी, कहीं कई जगहों पे सुल्तान वगैरह था। तो इस तरह से अलग अलग। उसी तरह से रूस की बात करें तो ये इसके शासक को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता था। और ये जार पूरी तरह से क्या था, निरंकुश था, मैंने आपको बताया। और निरंकुश होने की वजह से क्या हुआ, 22 जनवरी 1905 को मजदूरों का एक संघ, मतलब लोग परेशान होकर क्या किए, मजदूरों का एक संघ कहां चला गया, विंटर पैलेस चला गया। मैंने आपको बताया विंटर पैलेस क्या था, राजमहल था। और विंटर पैलेस कौन चला गया, तो मजदूरों का एक संघ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अत्यधिक क्या लग रहे थे, उन पे कर लग रहे थे। ये बात मैंने आपको बताई। क्या हुआ, सामने अपनी समस्या को लेकर, किसके, राजकुमार, राजमहल के सामने अपनी समस्या को लेकर राजकुमार के पास पहुंचे, जिस पर क्या हुआ, राजा ने गोली चला दी। इस घटना को खूनी रविवार कहते हैं। और यही खूनी रविवार आपको बार बार पूछा जाता है, कब होता है, 22 जनवरी 1905, 1905 को 22 जनवरी के दिन खूनी रविवार हुआ। खूनी ऐसे पूछेगा आपसे, खूनी रविवार किससे संबंधित है,
तो आपको टिक करना है सिंपली, किससे? रशिया से संबंधित है। आपको मैंने लास्ट टॉपिक में भी कई सारे क्वेश्चन इसी तरह से बताया कि नॉर्मली पूछ देता है सबसे। अब जैसे खूनी रविवार में ये कौन इसको नेतृत्व कर रहा था? तो रूस की क्रांति किसकी वजह से? देखिए बालशेविक क्रांति भी बोलते हैं इसको। रूस की जो ये क्रांति है इसको क्या बोलते हैं? बालशेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें स्टार मार्क करके आप कॉपी में लिख लेंगे, रूस की क्रांति। बाकी कहानी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ ही गया होगा। तो क्या है? बालशेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछेगा बालशेविक क्रांति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन में रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस दे देगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब कहता है रूस की क्रांति सबसे बड़े नायक कौन थे? लेनिन। रूस की क्रांति के सबसे बड़े नायक कौन थे? लेनिन थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद रूस की क्रांति को किसने? कार्ल मार्क्स के समर्थन की वजह से। और कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा था? कौन सी पुस्तक लिखा दिया था? तो कम्युनिस्ट फेस्टो। कौन सी किताब लिखी थी? कम्युनिस्ट फेस्टो लिखी थी। जो ही ये जो साम्यवाद को क्या करता है पूरी दुनिया में लाने के लिए अगर कोई सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है तो कार्ल मार्क्स ही है। ये कार्ल मार्क्स साहब ही क्या किए हैं? इसको साम्यवाद व्यवस्था को लाए हैं। क्लियर है? और दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले ये इनके साम्यवाद व्यवस्था को एडॉप्ट करने वाला कौन था? भाई साहब रशिया था। क्लियर है? अब देखते हैं लेनिन ने चेको सेना। अब देखिए ये दो सेना भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसने जो है ये चेको सेना का गठन किया। तो आपसे पूछेगा कि लेनिन ने कौन से सेना का गठन किया? तो आप सबको क्या याद रखना है कि लेनिन ने चेको सेना का गठन किया। क्लियर है? इसके बाद सेकंड चीज पूछता है कि जबकि ये देखिए त्रोत्स्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रोत्स्की ने लाल सेना का गठन किया। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे दीजिएगा कि त्रोत्स्की किसका गठन किया? लाल सेना का गठन किया। तो लाल सेना का गठन बहुत सारे देशों में हुआ है, आपको सबका पता होना चाहिए। तो त्रोत्स्की किसने लाल सेना का गठन किया? कहां? रशिया में किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में किसने किया, जल्दी बताइए। अब्दुल गफ्फार खान ने किया। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान ने किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान ये कहां पे किए थे? ये भारत में किए थे। अब्दुल गफ्फार खान ने भी क्या किया था? लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व किया था। लाल कुर्ती सेना क्या है? लाल कुर्ती सेना, शॉर्ट में लिख देता हूं, लाल कुर्ती सेना का कौन किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान इंडिया में किए थे। इसी तरह से मैंने आपको इंग्लैंड में भी बताया था। तो आपको खुद ब खुद ये चीज क्या करना है? खुद रिकॉग्नाइज करके रखना है कि कहां पे किसने किया, और सब में ये कॉमन है कि लाल कुर्ती सेना का गठन हुआ था। क्लियर है? उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक संघ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एक संघ का निर्माण किया और इसी संघ को सोवियत संघ कहते हैं। आप सबने सुना होगा कि रशिया को, यूएसएसआर को हम सोवियत संघ के भी नाम से जानते हैं। तो यू शुड हैव टू नो कि किसने किया? लेनिन के नेतृत्व में। लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक संघ बना और मजदूर ने ये कहे कि जो शासन होनी चाहिए वो किसके अंदर होना चाहिए? मजदूरों के हाथ में ही होना चाहिए, यहाँ की आम जनता के हाथों में होना चाहिए, ताकि क्या हो? जनता पे अत्यधिक कर न लगाया जाए। और हर जगह जनता ने ही नेतृत्व किया। और जैसे कि हमारे भारत की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, हर जगह क्या हो रहा था? यही हो रहा था, जनता अपने अंदर शासन लेना चाहती थी। तो इसी तरह से यहां भी हुआ। क्या हुआ? सोवियत संघ का नाम दे दिया गया इसे, किसे? जो मजदूरों ने एक समूह बनाया। उसके बाद लेनिन जो है जारशाही का कट्टर विरोधी था। जारशाही क्या था? यहाँ के राजा जार थे। कौन थे? राजा को यहाँ जार कहा जाता था। और जार अपने शाही में क्या करते थे? अत्यधिक कर लेते थे। उन्हें जो है जो देश की अर्थव्यवस्था में लॉस हुआ उसको ऊपर करने के लिए वो जनता पे ही जो है वो प्रहार किया करते थे। अब लेनिन ने क्रांति के माध्यम से रूस में जार निकेलस, इसका क्या नाम था? जार निकेलस, जार तो राजा, और निकेलस प्रथम के सत्ता का अंत कर दिया। बस यहां पे अंत हो गया। तो दो ही चीज आपको मेनली याद रखने, एक पहला क्रांति 1904 से 1905, ये दोनों ही दिया रहता है डेट, इसीलिए मैंने दोनों ही डेट लिख दिया। उसके बाद 1917 में रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद कहता है रूस की क्रांति 1917 में सफल हो गई। कब सफल हो गई? 1970। जो दूसरा वाला था हमारा 1970 में, इसमें क्या हो गया? रूस की क्रांति पूरी तरह से सफल होती दिखी। उसके बाद कहता है 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई। ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, वो ध्यान में रखिएगा। 1924 कब? 21 जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन यहाँ का थोड़ा सा महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसीलिए। अब देखिए आधुनिक रूस का निर्माता किसको बोलते हैं? स्टालिन। स्टालिन नाम के व्यक्ति थे जो लेनिन की तरह ही सोचते थे, लेकिन इनका थोड़ा सा कट्टरपंथी ज्यादा था, ये विरोधी टाइप का थोड़ा ज्यादा था स्टालिन। ठीक है, तो किसके बाद आए थे स्टालिन? तो ये लेनिन के बाद कौन आया था? स्टालिन आए थे। ठीक है, रूस के संसद को क्या होता है? ड्यूमा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये तो अलग ही जीएस का पोर्शन है, ड्यूमा बोलते हैं। और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत की बात करें तो कौन सा है? साम्यवादी है। ठीक है, और साम्यवादी व्यवस्था को लागू करने वाला मैंने आपको बताया कि रशिया सबसे पहली ऐसी देश थी, और 1991 में यूएसआर क्या हो गया? 15 देशों में टूट गया। तमाम जानकारी मैंने आपको दी, शॉर्ट में भी दी, लिख कर भी दी, और आपके दिमाग तक अब घुस चुका होगा। बस आपको डेट याद करने और कुछ नाम याद करने, जिससे त्रोत्स्की, लेनिन हो गए। उसके बाद स्टालिन का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट नाम निकोलस द्वितीय जो है, हाँ निकोलस द्वितीय, प्रथम नहीं, मैंने प्रथम बोल दिया था, निकोलस द्वितीय का जो नाम है आपको याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वॉर। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एज यू नो गाइज,
आप सब जानते हैं कि अगर आपका सपोर्ट हम पर बना रहेगा तो हम इस चीज़ों को कंटिन्यू रख सकते हैं, आपके साथ डेली मिल सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके, भाई समझकर, दोस्त समझकर, अपना ही परिवार वाला समझकर जो है सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज यहीं साइन ऑफ करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।